नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। द न्यूज लॉन्चर के बिहार स्पेशल चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान को क्या बीजेपी किनारे लगा रही है, और उसमें जो चिराग मॉडल खेला गया उसमें पीछे से नीतीश कुमार की हिस्सा है या बीजेपी का भी अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, खुद की रुचि है। क्या कारण है कि चिराग पासवान अब हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद तकरीबन हर मुद्दे पर वो विरोध में दिखते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति जो 34 सालों से एक ही विचारधारा है, लगभग एक ही दल, मतलब एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की दो शाखाओं के बीच बिहार की राजनीति जो 34 साल से फंसी हुई है, तो क्या उस ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने के लिए कोई नई राजनीतिक धारा तैयार है? भारतीय जनता पार्टी का खेल तो बिहार में करीब करीब खत्म है, क्योंकि बीजेपी ने सेल्फ गोल तो उसी वक्त करा लिया 2017 में, जब वो नीतीश कुमार के साथ गई थी। आज की तारीख में दिल्ली की सरकार बचानी मजबूरी है, तो पटना में छेड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल कि तेजस्वी यादव जो नई पीढ़ी के नेता है, क्या वो नीतीश कुमार का विकल्प बनने जा रहे हैं या प्रशांत किशोर को वॉक ओवर दिया जा रहा है कुछ मामलों में? तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर बड़े अरमान के साथ चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोहरे के तौर पर 2020 के चुनाव में इस्तेमाल किया, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली स्थिति क्या बीजेपी ने बना दी है, या नीतीश कुमार का जो चिर परिचित अंदाज है, जो नीतीश कुमार की अदा है राजनीति करने की, कि खाना को बासी करके वो खाते हैं और इस रूप में खाते हैं कि उनके सिवा दूसरा कोई खा ना पाए। चिराग पासवान कहीं उसके शिकार तो नहीं हो रहे हैं? क्या कारण है कि चिराग पासवान बिहार एनडीए में अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है अभिषेक जी। देखिए, 2024 के इलेक्शन में भतीजे और चाचा के बीच में यदि नरेंद्र मोदी जी को किसी को चुनना था तो उन्होंने भतीजा को चुना, जबकि ऑलरेडी चाचा कैबिनेट के हिस्सा थे। किस प्रकार से चाचा भतीजा का जो एपिसोड हुआ उसमें जेडीयू बीजेपी का रोल था। उस डिवीजन में लोजपा में जो एक बड़ा डिवीजन हुआ और एक तरह से चिराग पासवान अलग थलग हो गए, तो उस डिवीजन में जेडीयू बीजेपी का भी रोल था। और पशुपति पारस को कैबिनेट में किस प्रकार से जगह दिया गया, उस गुट को कैसे मान्यता दिया गया, ये सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरह से पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया और भतीजा को तरजीह दिया गया, यानी चिराग पासवान को तरजीह दिया गया। चिराग पासवान जितने सीटों पे चुनाव लड़े 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा। उनको कैबिनेट में भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान केंद्र सरकार के हर डिसीजन में टांग अड़ा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पर्दे के पीछे का खेल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं चिराग पासवान के इस रवैया से नाराज है। और चिराग पासवान की भूमिका को चेक एंड बैलेंस करने के लिए और सह और मात देने के लिए आनन फानन में पशुपति पारस को एक्टिव किया गया है। मैं आपको पूरा स्टोरी बताने जा रहा हूं जी। दिलीप जायसवाल दिल्ली जाते हैं। दिलीप जायसवाल जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल दिल्ली जाते हैं। उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होता है, उनकी मुलाकात अमित शाह से होता है, और मुलाकात के तुरंत बाद वो पटना लौटते हैं और जल्दीबाजी में बिना रुके उसी दिन पशुपति पारस के आवास पे जाते हैं। पशुपति पारस से उनकी मुलाकात होती है। आपने देखा होगा 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो है या जो विषय है, जैसे वक्फ बोर्ड वाला मामला, SC ST में क्रीमी लेयर और कोटा विदिन कोटा वाला मामला, या लेटरल एंट्री वाला मामला। तीनों मामले में केंद्र सरकार को बैकफुट पे किसी ने धकेला है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान कैबिनेट के हिस्सा है। उन्होंने
देखिए केंद्र सरकार का हिस्सा जेडीयू भी है, लेकिन जेडीयू ने डायरेक्ट हमला नहीं बोला जी। लेकिन चिराग पासवान ने डायरेक्ट हमला अपने ही सरकार में, और उस सरकार में जिस सरकार का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस सरकार में जिस सरकार के मुखिया ने उनको चाचा के तुलना में उनको तरजीह दिया। आज बीजेपी चिराग पासवान के इन रवैयों से एक तरह से नाराज है, और चिराग पासवान के बिहार के राजनीति में जो भूमिका है, खासकर पासवान समाजों की जो राजनीति है, उसमें चेक बैलेंस के लिए एक विकल्प के बारे में अब वो विचार कर रही है, एक बैलेंस बनाना चाहती है कि यदि चिराग पासवान की भूमिका हो तो अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकता है। और चिराग पासवान भी इस प्रकार का जो अप्रोच अपना रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है चिराग पासवान की इच्छा है कि विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पे लड़े, एक प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी पे बनाना चाह रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ये जानते हैं कि जो भी सीटें मिलेंगी वो बीजेपी के कोटा से मिलेगा, जेडीयू उनको एक दो सीट भी देने को तैयार नहीं है। जेडीयू चिराग पासवान को बीजेपी का हिस्सा मानती है, बीजेपी के अलायंस पार्टनर मानती है। तो इस ऐसे इनके डेवलपमेंट से बीजेपी के जो रणनीतिकार है, खासकर मोदी और अमित शाह, नाराज हैं कि केंद्र सरकार के हिस्सा होने के बावजूद भी आप इस प्रकार का रवैया अपनाएंगे, इस प्रकार से सरकार को बैकफुट पर धकेल देंगे, तो आपके जो ऑप्शन है उस पर विचार किया जा सकता है। और आप जानते हैं पशुपति पारस, यदि चिराग पासवान के सबसे बड़ा कोई दुश्मन अभी बिहार के राजनीति में, यदि राजनीति में कोई है तो उनके खुद के चाचा पशुपति पारस। और पशुपति पारस की जो भूमिका है बीजेपी अब बढ़ाने जा रही है। हालांकि चिराग पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा रहे हैं, लेकिन अभी उनकी प्रासंगिकता न के बराबर है। लेकिन बीजेपी का जो अब रणनीति है, पशुपति पारस की प्रासंगिकता को बीजेपी बढ़ाने जा रही है। जी ऋषि जी, इतना बड़ा खुलासा आपने किया, लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं। 3-4 महीने पहले की बात है, मुझे तारीख तो याद नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव चल रहा था, उसी दरमियान की बात है। जेडीयू के एक नेता से, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी एक नेता से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने ही फोन किया था, निजी बातचीत हो रही थी। दरमियान मैंने चिराग पासवान की चर्चा छेड़ी तो उन्होंने हंसते हंसते एक बात मुझसे कही थी, मैं नाम नहीं लूंगा उन नेताजी का। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठेहुना का लहर कपार पर चढ़ जाता है। ठेहुना घुटना को बोलते हैं बिहार में, तो घुटना में जो लहर होता है, दर्द होता है आदमी का, वो सीधे सर पर चढ़ जाता है। मतलब वो अपनी देशज भाषा में कह रहे थे कि घुटना का लहर सर पे चढ़ना, जिसको वो कह रहे थे ठेहुना का लहर कपार पर चढ़ जाता है। तो क्या जिस तरह से सम्राट चौधरी को मार्जिनलाइज किया नीतीश कुमार ने, जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को बिना पूछे टैक्स फ्री करने वाले तारकिशोर प्रसाद आज कहाँ है, कोई जानता भी नहीं है कि तारकिशोर प्रसाद कोई डिप्टी सीएम कभी थे, बिहार भाजपा में कोई नेता है। अंट संट बोलती थी बराबर, कुछ ना कुछ, कभी आरा जिला के लोगों को कुछ अपशब्द बोल देना। रेणु देवी आजकल कहाँ है कोई नहीं जानता। कई ऐसे राजनेता जिनका कि कोई दिखाई नहीं पड़ता कि वो कहाँ गायब हो गए, किस बियाबान में गुम हो गए बिहार की राजनीति में। उदय नारायण चौधरी, तो उस बीच में सुनील सिंह का हाल आप देख रहे हैं। क्या लगता है चिराग पासवान को बहुत करीने से, पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार ही तो नहीं तोड़ रहे हैं? और क्या जन लोजपा के संसदीय दल में जेडीयू टूट कर आएगी? याद रखिए, एक सांसद अशोक चौधरी की बेटी है, तो एक सांसद कौन है आपको मालूम है? जेडीयू के एक विधान पार्षद की पत्नी है। जी, भतीजा टूट सकता है, सॉरी भाई टूट सकता है, चाचा टूट सकते हैं, तो बहनोई तो दूसरे घर का है, दूसरे कुल खानदान का है, तो उसके टूटने में कौन सी बड़ी बात है? क्या लगता मुझे है? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस हद तक जाएगी। यदि जेडीयू इस खेल में इन्वॉल्व है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी एक चेक एंड बैलेंस जरूर चिराग पासवान के रवैया को लेकर, जो रवैया उनका है उसको लेकर चेक बैलेंस, एक चेक एंड बैलेंस पशुपति पारस को की भूमिका बढ़ा के वो चेक एंड बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि चिराग पासवान एनडीए में भी रहे,
क्योंकि देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि चिराग पासवान के पास पासवान समाज का वोट है। यदि पशुपति पारस की तुलना में यदि यदि आप मुझसे पूछे कि पासवान समाज का नेता यदि कोई है तो वो है चिराग पासवान। क्योंकि देखिए मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान के कर्मों का फल नहीं है, ये उनके पिता द्वारा किए गए कार्य, जी उनके पिता द्वारा अपने समाज के लिए किए गए कार्य या अपने क्षेत्र में किए गए कार्य का फलस्वरूप है कि आज पासवान समाज का कोई एक नेता है तो वह है चिराग पासवान, यानी रामविलास पासवान के पुत्र। जी तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि जो 5-6% का जो चंक है वो उनसे अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ मिले। तब जब तेजस्वी यादव इन दिनों, यदि आप मुझसे पूछे तो थोड़ा स्थिति उनकी कमजोर है। बीजेपी तो इस चक्कर में भी है कि जो मुकेश सहनी है उसको भी तोड़ के एनडीए में लाया जाए। तो ऐसे हालात में बीजेपी नहीं चाहेगी, लेकिन जो वो थोड़ा अनकंट्रोल हो रहा है, तो जो थोड़ा अनकंट्रोल हो रहा है उस पर ब्रेक लगाने का प्रयास बीजेपी जरूर कर रही है। और इसी का परिणाम है कि जो दिलीप जायसवाल हैं, दिल्ली से आते ही पशुपति पारस के आवास पे जाते हैं, जी गुफ्तगू होती है। आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या इनके पशुपति पारस का एनडीए में रोल होता है, ये देखने वाली बात है। जी जी एक सवाल चूंकि आपने छेड़ दिया चिराग पासवान से संबंधित, तो एक सवाल लगे हाथों में आपसे करना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी यदि समय पर नहीं संभली तो नीतीश कुमार बिहार बीजेपी को आधा तो खत्म कर ही चुके हैं, बची कुची बीजेपी को बिहार में कांग्रेस वाली हालत में वो पहुंचा देंगे। कांग्रेस पार्टी को तो वीपी सिंह ने खत्म किया यूपी बिहार में मंडल के प्रयोग के साथ। तो क्या नीतीश कुमार करीने से भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेसीकरण, कांग्रेस वाला हाल बिहार में करने जा रहे हैं? क्योंकि जमीन पर आप देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करें तो सब कह रहे हैं कि हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट कहां से देंगे। लोग अब जमीन पर हालात देखें तो कांग्रेस और भाजपा में बहुत विशेष फर्क बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए और आप इसके जो पीछे कह रहे कहा हैं, जा रहा है कि नीतीश कुमार की चाणक्य नीति है। देखिए एक बात तो ये मानना होगा ही कि नीतीश कुमार 40-43 संख्या वाली विधायकों की संख्या वाली पार्टी है और आज भी एनडीए की अगुवा है बिहार में। तो नीतीश कुमार तो प्रासंगिक बने हुए हैं राजनीति में, आज भी नीतीश कुमार प्रासंगिक बने हुए हैं। तब जब नरेंद्र मोदी या बीजेपी के नेता या तमाम ऐसे पत्रकार और विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा जो है अभी विश्व, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को यदि छोटे नेताओं के, छोटे विधायकों वाले पार्टी की जरूरत है। कल यही मैंने एक बड़े पत्रकार को, उनका प्रोग्राम चल रहा था, एक मैसेज किया कि ये महाराष्ट्र में शिंदे और ये बोले कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि शिंदे मजबूत हो। क्या बिहार में जो बीजेपी दंश झेल रही है वही दंश वो महाराष्ट्र में आगे झेलना चाहेगी? यदि शिंदे मजबूत होंगे, जैसा कल एक चैनल के सर्वे में दिखाया जा रहा था कि शिंदे की लोकप्रियता बढ़ रही है, यानी शिंदे की लोकप्रियता बढ़ रही है, यानी बीजेपी की भी टेंशन भी बढ़ रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, यदि एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज भी बढ़ता है। यानी शिंदे की लोकप्रियता बढ़ी, यानी बीजेपी का सिरदर्द भी बढ़ा। और वही बात मैंने जो कहा उनको, वही बात उनके पैनल में एक बड़े पत्रकार हैं, देश के टॉप 5 के पत्रकार, उन्होंने ये बात अंत में कही कि शिंदे का मजबूत होना बीजेपी के लिए सिरदर्द होगा। उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार उनकी मजबूरी है। बीजेपी दिल से नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मजबूत हो। नीतीश कुमार जैसे जैसे मजबूत होंगे बीजेपी का पेट का दर्द और सर का दर्द दोनों बढ़ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है। जी, एक चीज और हमें बताइए आप, जो आपसे हम समझना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में मुझे किसी ने बताया कि नरेंद्र मोदी एक चीज का ख्याल रखते हैं, वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी भाषी बड़े राज्यों से कोई ओबीसी का नेता भाजपा के अंदर से उभर के आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूपी बिहार के नेता शिवराज सिंह चौहान नहीं होते कि उभर के आएंगे तो वो उनको दबा दिया जाएगा। यूपी बिहार में अगर किसी को उंगली पकड़ने की परमिशन दी तो पहुंचा पकड़ लेगा बहुत जल्दी। कहावत है ना कि उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लेना, ठीक है ना। दाढ़ी पकड़ते पकड़ते गला पकड़ लेना, दाढ़ी छूने की इजाजत दी तो गला ही पकड़ लिया।
जी तो बिहार यूपी में नरेंद्र मोदी इस बात का ध्यान रखते हैं, बहुत सावधानी से पत्ते खेलते हैं कि उनका जी ओबीसी कार्ड और बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड ओबीसी बनाए रखने के लिए भले ही नीतीश कुमार को बरकरार रखो, भले ही योगी आदित्यनाथ को बरकरार रखो, केशव प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ को चिकोटी काटते रहो, दूसरे भाजपा के नेताओं को मुलम्मा देते रहो, कभी नित्यानंद राय, कभी सम्राट चौधरी, कभी दिलीप जायसवाल, कभी संजय जायसवाल, कभी तारकिशोर प्रसाद, कभी रेणु देवी, लेकिन उभरने नहीं देना है तो रो के गा के योगी आदित्यनाथ को स्वीकार करना होगा, या फिर बदला भी जाए तो किसी दलित को दे दिया जाए लेकिन ओबीसी को नहीं, किसी ब्राह्मण को दे दिया जाए यूपी में योगी की जगह लेकिन किसी ओबीसी को नहीं, ब्राह्मण या दलित को दे दिया जाए। बिहार में यही स्थिति क्या आपको नहीं लगती कि नरेंद्र मोदी को भी ये राजनीति सूट करती है कि नीतीश कुमार जब तक है एक संभावित कंपटीटर के पैदा होने से रोक कर रखे हुए हैं, लिहाजा नीतीश कुमार को बनाए रखने में कोई घाटा नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि एक गंभीर ओबीसी नेता, क्योंकि ओबीसी नेता तो बिहार में बहुत से हैं, भाजपा में भी हैं, जेडीयू में भी हैं और अन्य पार्टियों में भी हैं, लेकिन एक गंभीर ओबीसी नेता उभर करना है बीजेपी जेडीयू कभी नहीं चाहेगी, और जेडीयू खासकर नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। नहीं तो यदि क्या ये नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि भाजपा के अंदर से उभर के आए यूपी बिहार से? देखिए, एक हद तक तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय फलक पे तो नहीं चाहेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान का नाम एक जमाने में, एक बात बताइए एक ना सुनिए ना, ऋषि जी। सुनिए ना, एक जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि यदि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के दावेदारों की कमी नहीं है, तब उस समय जब नरेंद्र मोदी की नाम की ऑलरेडी घोषणा हो गई थी, शिवराज सिंह चौहान का नाम आडवाणी जी ने लिया था। तो आडवाणी जी तब शिवराज सिंह चौहान आडवाणी जी की रणनीति को हालांकि समझ गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान यदि और मजबूत होते तो शिवराज सिंह चौहान को कमजोर किसने किया? यही दोनों नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने। वहां कभी कैलाश विजयवर्गीय को आगे बढ़ा दिया, किसी अन्य नेता को आगे बढ़ा दिया, कभी उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये बात, मैं आपके बात से सहमत हूँ, राज्य स्तर तक ठीक है, लेकिन राज्य स्तर से ऊपर कभी भी बीजेपी में खासकर ये जो दो नेता हैं जो पार्टी को आज चला रहे हैं, नहीं चाहेंगे कि ओबीसी कोई एक बड़ा ओबीसी नेता उभर के आए। मैं आपको एक बड़ी खबर इसी से रिलेटेड दे रहा हूँ कि आज के दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है कि भारत सरकार जनगणना सितंबर माह से करवा सकती है, जनगणना करा सकती है, जातीय जनगणना नहीं। नहीं ऋषि जी, एक चीज बताइए, आज इसको लेकर बड़ी खबर छपी है दैनिक भास्कर के। ऋषि जी, महत्वपूर्ण मुद्दा है, थोड़ा बिहार के दायरे से बाहर जा रहा है लेकिन चर्चा करनी जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे राज्य से आते हैं जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर के वो दब जाते हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो कोई कितने भी दिन मुख्यमंत्री रह ले, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह यही लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है वहां मध्य प्रदेश के इतिहास में। लेकिन ये बात भी सही है कि राष्ट्रीय फलक पर मध्य प्रदेश से आने वाला इस देश में अर्जुन सिंह से बड़ा नेता अब तक पैदा नहीं हुआ। ये सच्चाई है, पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश से आने वाला कोई नेता अर्जुन सिंह से बड़ा नेता नहीं हुआ इस देश में। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं। इस देश का ओबीसी वर्ग भी इस चीज को मानता है। प्रधानमंत्री पद के बेहद करीब वो पहुंच गए थे 2 बार। खैर, अब बिहार पर आते हैं। बात यह है कि बिहार और यूपी के लोग राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अति महत्वाकांक्षी होते हैं। एक समय लालू यादव भी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखते थे। सबके मन में इच्छा है, तो हमारे मन में भी इच्छा है, लेकिन हड़बड़ी में नहीं है। हड़बड़ी के बिया कनपट्टी भर सिंदूर, लालू जी कहते थे ना संसद में। तो उनके अंदर भी इच्छा, नीतीश कुमार की इच्छा कोई जानता नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं है कि छिपी हुई इच्छा है। और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव बने ओबीसी से मुख्यमंत्री, उनकी भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, वो बनते बनते रह गए। कल्याण सिंह, इच्छा इतनी बड़ी हो गई कि अटल बिहारी वाजपेयी से टकराहट हो गई। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से आने वाले ओबीसी नेता को दबा ले जाएंगे, छत्तीसगढ़ से आने वाले ओबीसी नेता को दबा ले जाएंगे, राजस्थान से आने वाले ओबीसी नेता को दबा ले जाएंगे, लेकिन यूपी बिहार से आने वाले ओबीसी नेता को, जहां गुजरात से ज्यादा लोकसभा सीट है,
यूपी बिहार का ओबीसी अगर नहीं भी पढ़ा लिखा होगा तब भी वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा तो जरूर होगा। राजनीतिक कौशल, राजनीतिक शिक्षा उसकी नरेंद्र मोदी से ज्यादा तो जरूर होगी। इस बात पर तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की इस सियासी मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा पा रहे हैं। सवाल यही उठता है ऋषि जी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की राजनीतिक मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल ये बात मैं एग्री करता हूं कि एक बार सवाल दोहराएंगे। मैं जी, मैं बीच ये में ये कह हो रहा गया हूं था कि नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब से आने वाले हाँ। ओबीसी नेता को वो दबा लेंगे आसानी से। उनके पास कॉर्पोरेट का सपोर्ट है। नहीं तो ये सभी छोटे स्टेट है, ये लोकसभा सीटों की मैं मैं संख्या के मैं मामले में। सवाल समझ गया, लेकिन मैं सवाल यूपी समझ गया। बिहार जहां सरस्वती की पूजा होती है, ओबीसी वर्ग भी होगा तो आरक्षण को लेकर मुखर रहता है, वो पढ़ा लिखा होगा। तो मोदी शाह को लगता है कि यूपी बिहार में अगर किसी को ओबीसी नेता को उंगली पकड़ने की इजाजत दी तो पहुंचा पकड़ लेगा, फिर उसको आप दबा देखिए पाना ना, मुश्किल होगा। आप ठीक है, तो आप क्या देखिए ना, आप नीतीश समझ गया। कुमार इस मजबूरी मैं का, मोदी मैं शाह की समझ इस मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? देखिए, मैं समझ गया। देखिए, आज भी यदि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दें तो इन बाकी पार्टियों में यदि आप प्रधानमंत्री के चेहरा यदि आप ढूंढते हैं तो उसमें नीतीश कुमार, लालू यादव ऐसे नेताओं का के नाम का चर्चा होता है। ममता, आप कहेंगे संख्या बल, तो संख्या बल तो ममता बनर्जी का अधिक है। और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार में यदि बीजेपी से यदि आप पर्दे के पीछे या ऑफ द कैमरा आप किसी बीजेपी के नेता से पूछे कि दोनों में ज्यादा पोटेंशियल किसमें है, तो निश्चित नीतीश कुमार का नाम लेंगे। और आज भी संघ, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, संघ और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं नीतीश कुमार को एक बड़े चैलेंज के रूप में देखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपना दायरा बिहार से आगे बढ़ा नहीं पाए, या बिहार में भी जो सामाजिक आधार है। देखिए, एक बात आप जान जाइए, लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो क्या कहा जाता था? गरीबों का नेता। लालू यादव कैसे कमजोर हुए? गरीबों को नेता। उसके बाद थोड़ा सा उनका पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट कमजोर हुआ तो फिर वो ओबीसी के नेता हो गए, और ओबीसी से भी थोड़ा कमजोर हुआ तो फिर वो एमवाई के नेता हो गए। एमवाई में भी अब वाई के नेता हैं। तो जैसे जैसे अब गरीब, ओबीसी, एमवाई के बाद वाई, तो वही नीतीश कुमार लवकुश के अलावा जो ठीक है अति पिछड़ा महिलाओं को उन्होंने अपने कई ऐसे उन्होंने काम किए जिससे उन्होंने इन वर्गों को जोड़ा। लेकिन एक बड़ा जो सोशल ब्लॉक्स जो नीतीश कुमार के साथ होना चाहिए, अब जब झारखंड में देख लीजिए, पूर्वांचल में देख लीजिए, कुर्मी समाज का कुर्मी समाज वहाँ बहुसंख्यक है। लेकिन जो इम्पैक्ट वहां होनी चाहिए झारखंड में, क्या झारखंड में यदि गैर आदिवासी को जो छोड़ दें, यदि आदिवासियों को छोड़ दें तो सबसे बड़ा चंक जो है कुर्मियों का है। तो नीतीश कुमार बिहार से बाहर पैर नहीं पसार पाए, और यही कारण है कि नीतीश कुमार यदि चाहते तो राष्ट्रीय फलक पे शायद ही उनको उनको चैलेंज करने वाला कोई नेता होता। अब मध्य प्रदेश में भी देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, झारखंड में देखिए, बिहार में देखिए, तो एक ओबीसी के बड़े चेहरा के रूप में उनका एक स्थान होता, लेकिन वो बिहार से आगे बढ़ नहीं पाए। ये बात जरूर मैं मानता हूं। और आपने बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो कहा उससे मैं एग्री हूं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को किसने रिप्लेस किया? मोहन यादव। वो भी एक ओबीसी नेता है, लेकिन मोहन यादव कितने प्रासंगिक हैं वो आप भी जानते हैं। किसको भविष्य में किसके लिए चैलेंज हो सकते हैं? किसी के लिए चैलेंज नहीं हो सकते हैं। आप वहां देखिए, राजस्थान में किसको उन्होंने चुना है? हालांकि वो ब्राह्मण है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन किसको चुना है? जो बेचारे एक विधायक के टिकट का भी सपना नहीं देखा था। उनको ये उम्मीद नहीं था कि उनको सांगानेर से टिकट मिल जाएगा। तो आजकल बीजेपी, आप देखिए ना, आज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ थोड़ा। मनन मिश्रा का नाम आपने सुना था इससे पहले क्या? या बीजेपी के किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए, मनन मिश्रा का नाम जानते थे क्या?
और मैं 2-3 बड़े बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई है, बेचारे एकदम उदास थे। उनका कहना था कि खून पसीना एक करे हम लोग, एक मतलब उनका कहना था कि मेहनत करें हम, अब फल खाए कोई और। अभिषेक जी, थोड़ा मैं आपका ये चाहूंगा, इधर आप देखिए। जी बिल्कुल सही उनका कह रहे हैं। उनका कहना था कि मेहनत करें हम, 15-20 जी साल से पार्टी के लिए मेहनत करें हम, और राज्यसभा जाएगा मनन मिश्रा, जो आज जी तक पार्टी का सदस्य नहीं था। वो पार्टी का सदस्य कब बना कोई नहीं जानता है। जो एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा हुआ है, एक बार बसपा से चुनाव लड़ा हुआ है। भाजपा में एंट्री कब हुई उनकी, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को इसकी जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार का मैं बार बार बीजेपी को कटघरे में क्यों खड़ा करता हूं कि बीजेपी में लोकतंत्र न के बराबर है। अब नरेंद्र मोदी जी ने जो सोच लिया हो वही फाइनल डिसीजन है। आपको मैं बता दूं, मनन मिश्रा का नाम बिहार प्रदेश भाजपा से जो सिलेक्शन कमेटी ने जो नाम भेजा था उसमें मनन मिश्रा का कहीं नाम नहीं था। तो इस प्रकार के सोच वाली पार्टी में आप समझ सकते हैं कि कोई ओबीसी, बड़े ओबीसी नेता का उभार हो, या पहले जो भाजपा फ्यूचर लीडरशिप को लेकर एक कंसर्न रहता था कि आडवाणी और वाजपेयी के बाद कौन, तो सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, उनके बाद कौन, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद कौन, कोई आपको एक नेता आपको मतलब फ्रेम में आता है क्या जिसका पैन नरेंद्र इंडिया मोदी अमित इम्पैक्ट हो? शाह के बाद सीधे अगले जनरेशन में तेजस्वी सूर्या दिखाई देते हैं। तेजस्वी सूर्या कितने बड़े नेता है आप जानते हैं। तो नहीं, आपके साथ ये आप डिबेट का बिल्कुल हिस्सा रहे होंगे, मैं मानता हूँ आपके साथ कहीं डिबेट में बैठे होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि उनमें कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। खैर, तो एक चीज बताइए। ये कांग्रेस वाली जो परंपरा है कि गांधी परिवार से इतर सोचना नहीं, वही हालात बीजेपी का होते जा रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह से इतर कोई सोचना नहीं। तो ये आने वाले दिनों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी जी। एक चीज ऋषि जी यहाँ समझना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नरेंद्र मोदी से, आपने बिल्कुल सही कहा कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से सचेत रहना होता है, और नीतीश कुमार को भी एक तरफ नरेंद्र मोदी से सचेत रहना होता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और लालू यादव से भी सचेत रहना होता है। ये भी बात सही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा दोधारी तलवार पर कोई पार्टी चलती है तो नीतीश कुमार की पार्टी, और वही पार्टी आज की तारीख में बिहार में पिछले 10-12 सालों से देखें तो दोधारी तलवार पर ही है 2011-12 से, लेकिन बावजूद इसके किसी न किसी रूप में सत्ता में बनी हुई है। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी की को अकेले बहुमत न मिलने की राजनीतिक मजबूरी, क्या ये नीतीश कुमार के लिए मुंहमांगी मुराद जैसी हो गई है, जिससे वो एक कार्यकाल और मुख्यमंत्री पद पर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए, उसका एक पहलू है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री तक संतुष्ट रहना चाहते हैं तो ये ठीक है। ये जो डेवलपमेंट हुए हैं, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली है अपने बलबूते, तो उससे नीतीश कुमार खुश होंगे। लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका हम लोग मुख्यमंत्री से ऊपर देख रहे थे। इसमें दोनों तरफ से गड़बड़ियां हुई हैं। नीतीश कुमार भी छोटे बच्चे की तरह थोड़े मोड़े डेवलपमेंट हुए, कुछ उससे रूठ गए। इधर कांग्रेस से भी ये रणनीति रूप से चूक हुई। कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन था? नरेंद्र मोदी। यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार यदि चुन के आए हैं, मतलब सहयोगी के बल पे ही मतलब चुन के आए हैं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में चुन के आए, उसमें नीतीश कुमार की गलती है और कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की गलती है। इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जिस स्वरूप में इंडिया गठबंधन की लॉन्चिंग हुई, पटना में जो बैठक हुआ, यदि वही स्वरूप अंत तक रहता, चुनाव तक रहता, नीतीश कुमार ये जैसे या कोई ऐसे एक ओबीसी नेता के लीडरशिप में चुनाव लड़ी जाती, बेहतर नैरेटिव के साथ अपने आप को जनता के सामने आप रिप्रेजेंट करते, तो ये स्थिति नहीं आती। मैं दावे के साथ कहता हूँ बीजेपी 150 के आसपास सिमट जाती और आज देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार या कोई और होता। तो ये नीतीश कुमार का भी एक मतलब होता है ना कि बहुत नीतीश कुमार के ब्लंडर किया था नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है बहुत जल्दी वो धैर्य खो जाते हैं। और आज नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होते, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये रणनीतिक चूक जो है दोनों तरफ से हुई है, जेडीयू की तरफ से भी हुई है। प्रधानमंत्री जरूर होते, पीएम अगर नहीं भी बन पाते तो उप प्रधानमंत्री तो जरूर होते। देखिए,
राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के रिप्लेस करने के लिए कांग्रेस कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थी। ये नीतीश कुमार नहीं समझ पाए, और मैं इसके लिए कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी मतलब दोषी मानता हूं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को संभालना चाहिए था वो नहीं संभाल पाए, और नीतीश कुमार भी छोटे बच्चे की तरह तुरंत उठ गए और तुरंत उन्होंने पाला बदल दिया। तो आज ठीक है, मुख्यमंत्री आप अगले 5 साल तक रहिए। जी जी जी। पटना से एक खबर श्याम रजक को लेकर है कि श्याम रजक मतलब एक भाई के घर से दूसरे भाई के घर, बड़े भाई के घर से छोटे भाई के घर में आ रहे हैं। बड़े भाई का घर छोड़ते वक्त उन्होंने कहा शतरंज का खेल नहीं आता, और तमाम तरह की बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है कि शतरंज खेलना नहीं जानता। मैं तो रिश्तेदारी निभाने गया था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि यहाँ मोहरे बिछाए जा रहे हैं। इस तरह की बात जब वो कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक रवायत है कि एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना है, तो नहीं उस घर में नल खराब है तो उस घर का पानी नहीं आता है, तो खारा पानी आता है। दिल्ली में होता है ना कि घर बदलते हैं जब, तो इस तरह की चीजें होती है। तो वही काम तो नहीं कर रहे। लगता है श्याम रजक जी बहुत बड़े शायर हो गए हैं। शायर यूं ही नहीं हुए हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी श्याम रजक है। और श्याम रजक के लिए मैं बता दूं, हालांकि ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि किस पार्टी में जाते हैं, किस पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन श्याम रजक चाहे जेडीयू में रहे हो या बीजेपी में रहे, जेडीयू में रहे हो या राजद में रहे हो, उन्होंने पार्टी हाईकमान के प्रति अपनी विश्वास, अपना जो ट्रस्ट डिफिशिएट होता है, अपना जो विश्वास होता है वो बना नहीं पाए। जेडीयू में रहे तो राजद के संपर्क में रहा करते थे, राजद में रहे तो जेडीयू के नीतीश कुमार के संपर्क में रहा करते थे। और ये कौन नहीं जानता है, पटना का एक अदना सा बच्चा भी है, पटना के राजनीतिक गलियारों में यदि राजनीति का कघारा भी जो जानता होगा, ये जरूर जानता होगा कि 2015 में ये बीजेपी के संपर्क में थे। तब जब नीतीश कुमार ने इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया, नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में इनको जगह दिया, और जब नीतीश कुमार की पोजीशन थोड़ा कमजोर हुई तो ये बीजेपी में भागने के लिए तैयार थे। इसी तरह राजद में रहते हुए लालू यादव ने इनको क्या नहीं, लालू यादव के 2 हनुमान थे, आपको याद होगा, कहा जाता था राम और श्याम। राम मतलब राम कृपाल यादव और श्याम मतलब श्याम रजक। पटना जिले की राजनीति में यही दोनों थे। हाँ, नहीं कहा था कि लालू के 2 हनुमान राम और श्याम, राम कृपाल यादव और श्याम रजक। लालू यादव ने क्या नहीं दिया श्याम रजक को? मुझे कुछ लोगों ने बताया, श्याम रजक के करीबियों ने, कि दरअसल देखिए श्याम रजक जो भारतीय राजनीति में आज नरेंद्र मोदी भक्त है, पुराने जमाने में कुछ लोग अटल जी के भक्त हुआ करते थे, कुछ लोग चंद्रशेखर जी के भक्त हुआ करते थे। इस तरह के भक्तों की जमात थी पहले। ये चंद्रशेखर के भक्त थे। ये इतने बड़े भक्त, छोटे मोटे भक्त नहीं थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने लालू यादव से कह के, हाँ, लालू यादव से कह के, मुझे प्रत्यक्षदर्शियों से मैं आपकी फोन पे बात करवा दूंगा, जिस दिन उनका देहांत हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का, पटना एयरपोर्ट पर भोकार पारते हुए फ्लाइट में घुस रहे थे। ये श्याम रजक है। आप सोच सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कैसे रिश्ते थे। तो पता चला कि जब तक भोरसी के बाबा जिंदा थे तब तक श्याम रजक की राजनीतिक गाड़ी उन्होंने राजद में, जदयू में जहां भी पार्क करना चाहे अपनी पॉलिटिकल गाड़ी को, उन्होंने सफलतापूर्वक पार्किंग करवा दी बिना फीस के। उसके बाद सिर्फ एक चुनाव 2010 का जो था, तो 2010 का चुनाव तो नीतीश कुमार की आंधी ही चल रही थी, उसके बारे में चर्चा न की जाए तो बेहतर है। 10 के चुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं देख रहे थे, लोगों को लगा कि हाँ नीतीश कुमार ने विकास तो किया है, काम किया है, बिजली आ गई है, सड़क बन गया है, मोटरसाइकिल छिनाना बंद हो गया है, तो सब लोग वोट कर दिए थे, तो उसमें श्याम रजक निकल गए। अन्यथा उसके पहले ही वो मूल रूप से राजनीतिक रूप से वो कम से कम एक आशीर्वाद से उनकी राजनीति चल रही थी। आज की राजनीति में श्याम रजक का कोई गॉड फादर नहीं है। नंबर 1, श्याम रजक संसद की राजनीति नहीं कर पाए कि दिल्ली में अपना जुआ सेट कर सके। नंबर 2, पासवान की तरह या रविदास समाज की तरह उनकी बिरादरी की बहुत बड़ी आबादी नहीं है जिससे कि श्याम रजक राजनीति में टिक सके। जीतन राम मांझी के मुसहर समुदाय की भी बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन एक बड़ा फैक्ट यह है कि मुसहर समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी गया संसदीय सीट पर है, गया जिले में है। ये एक सच्चाई है। श्याम रजक जिस धोबी समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति के भीतर, उसका कोई एक लोकसभा क्षेत्र में बहुलता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में ब्राह्मण और नाई की तरह
धोबी समाज पूरे बिहार में हर गांव में आपको मिलेंगे 2 घर 4 घर। मतलब कहीं कोई कंसंट्रेटेड ब्लॉक नहीं मिलेगा धोबी समाज का। तो एक कंसंट्रेटेड ब्लॉक कहीं होता है तो राजनीति करने में किसी को आसानी होती है। तो इसके भी शिकार श्याम रजक है, जिस वजह से कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर उन्हें जाना पड़ता है। जैसे नीतीश देखिए कुमार के श्याम, साथ में कुर्मी समुदाय बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुर्मी समाज नालंदा जिले में कंसंट्रेटेड तो है, जहां से नीतीश कुमार की राजनीति टेक ऑफ करती है। देखिए श्याम रजक जो है अपने, श्याम रजक का जो मेन प्रॉब्लम है, वो चाहे वो जेडीयू में रहे हो या राजद में रहे हो, या लालू यादव के करीबी रहे हो या नीतीश कुमार के करीबी रहे हो, वो अपना विश्वास जमा नहीं पाते हैं। रहते हैं जेडीयू में, कानाफूसी राजद के साथ करते हैं, राजद में रहते हैं, कानाफूसी नीतीश कुमार के साथ करते हैं। तो ऐसे स्थिति में कोई भी जो पार्टी हाईकमान होगा, क्यों उनको आगे बढ़ाएगा? श्याम रजक को नीतीश कुमार ने क्या नहीं दिया? खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, पीठ जल गया था, याद होगा आपको, एक पारस हॉस्पिटल या किसी हॉस्पिटल में। नीतीश कुमार को दया आ गया उनको देख के कि भाई पीठ ऐसे दिखा रहे थे। एक तरह से वो नीतीश कुमार ने उनको साइडलाइन कर दिया था, लेकिन फिर नीतीश कुमार को थोड़ा उनपे थोड़ा दया आ गई, फिर उन्होंने उद्योग मंत्री अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया उद्योग। लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहते रहते आप लालू यादव के संपर्क में थे, लालू यादव के साथ रहते रहते नीतीश कुमार के संपर्क में थे, और मैंने बताया 15 मई तो बीजेपी में जाने वाले थे। लेकिन यही राजनीति तो नीतीश कुमार भी करते हैं। अब ये संपर्क में रहते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार का और कुछ और है। अब नीतीश कुमार नहीं है ना, नीतीश कुमार मजबूरी है, आप मजबूरी नहीं है। श्याम रजक किसी की मजबूरी हो सकते हैं क्या? मजबूरी है तो ठीक है भाई, कीजिए। कभी आप जनता दल में रहे, जनता दल से आए किसमें? जेडीयू में, फिर जेडीयू से गए आरजेडी में, आरजेडी से फिर जेडीयू में, फिर जेडीयू से आरजेडी में, अब आरजेडी से फिर जेडीयू। घर बदलने का जो काम कर रहे हैं, एक जगह रहिए, विश्वास बनाइए। अच्छे नेता हैं आप, पुराने नेता हैं, लेकिन आप विश्वास खो दीजिएगा तो कोई भी आदमी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा जी। और श्याम रजक और आ रही है को कहीं ना कहीं आपको याद होगा तेज प्रताप ने किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या तालकोटरा स्टेडियम में कहीं ऐसा प्रोग्राम हुआ था, आपको याद होगा। इनको बहुत सरेआम इनको बेइज्जत किया था तेज प्रताप यादव ने। ये उम्मीद लगा बैठे थे कि 2020 में फुलवारी शरीफ से टिकट देगा ही, और फुलवारी शरीफ आपको मालूम है कि लेफ्ट को दे दिया गया। इस बार उनको ये उम्मीद था कि समस्तीपुर से राजद चुनाव लड़ाएगी, वो भी नहीं लड़ाई। तो अब ये देख रहे हैं कि ना ये ना विधान परिषद में भेजे, ना विधायकी चुनाव लड़ाए, ना सांसदीय चुनाव लड़ाए, तो फिर राजद में रह के क्या करे? ये भी उनकी मजबूरी थी। अब जेडीयू में गए हैं। संभावना ये एक ब्रेकिंग खबर बता दूं इनको लेकर कि जो सुनील सिंह बिस्कोमान वाले जो सुनील सिंह है, जो उनकी जो सीट खाली हुई है, उस सीट पे श्याम रजक को भेजा जा सकता है। और आने वाले दिनों में यदि समय पे चुनाव होंगे, यानी अभी 2025 में चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, तो कैबिनेट रिसफल हो सकता है और उसमें श्याम रजक को एडजस्ट किया जा सकता है। यदि कैबिनेट रिसफल नहीं भी हो तो जो सुनील सिंह वाली जो सीट खाली हुई है उसमें श्याम रजक को एडजस्ट किया जा सकता है, और ये संभवतः 1 सितंबर को ये जेडीयू में शामिल होंगे। जी। एक चर्चा और है इससे रिलेटेड, इसका जवाब ऋषि जी चाहेंगे हम, कि नीतीश कुमार बहुत तेजी से बिहार में दलित महादलित में जो सोशल वेलफेयर स्कीम के माध्यम से उन्होंने जो बंटवारा किया था, अब उसे आरक्षण की शक्ल देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि उन्हें अधिकार अब मिल गए हैं। और इसके लिए माइनस पासवान जो भी दलित समाज है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, इसके समर्थन में खुलकर खड़े हैं। इस देश में एक लौते बड़े दलित नेता हमें हिंदी भाषी भारत में दिखे हैं, जीतन राम मांझी, जो कोटा विद इन कोटा का समर्थन कर रहे हैं कि ओबीसी ईबीसी की तरह 5% जो है समूचे 15-16% की मलाई नहीं खाएगा। ये बात वो कह रहे हैं। ये जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट है कि वर्गीकरण होना चाहिए। अब दलित में एक धोबी समाज भी है, और धोबी समाज के बीच आप कुछ कहें, हर गांव में 4 घर ही धोबी है, लेकिन उसके नेता श्याम रजक है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। पूरे बिहार के नेता उस समाज के श्याम रजक है। ये वो समाज थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। तो जितने माइनस पासवान दलित समाज के लोग हैं, इस वर्गीकरण के पहले नीतीश कुमार अपने दायरे में लाकर
एक बड़ी राजनीतिक व्यूहरचना तो नहीं करना चाहते। इसमें श्याम रजक हो गए, कल को कोई रविदास समाज से हो सकता है, जीतन राम मांझी पक्ष में बोल ही रहे हैं। जी देखिए, ये इसके लिए पहले नीतीश कुमार को तमाम जो घटक हैं उनको राजी करना होगा। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। कोटा विदिन कोटा को लेकर जो जजमेंट आया है, या क्रीमी ये लेयर, बात तो मैनिफेस्टो में रखकर भी तो जा सकते हैं कि हम आएंगे तो करेंगे, अभी हाँ हमारे पास सीट हाँ, नहीं है। मैनिफेस्टो, तो ये कहीं ना कहीं फिर मतांतर, ये जो घटक दल हैं बीजेपी और जो ये एलजेपी है, एलजेपी बीजेपी ने इसका जोरदार विरोध किया। एलजेपी के कारण बीजेपी का स्टैंड इसको लेकर क्लियर नहीं था, लेकिन बीजेपी ने देखा जिस प्रकार से उनके दलित सांसद या दलित संगठनों ने इसको लेकर एक अपना देखिए, ऐतराज बीजेपी जताया। दलितों के बीच विभाजन की समर्थक है, वो सिर्फ इंटेंसिटी की वजह से कुछ खुलकर बोल नहीं पा रही है। जी मैं वही चीज कह रहा हूँ, आप सुना नहीं, आपने सुना नहीं, ध्यान नहीं जी दिया कि तमाम में जो दलित संगठन है या उनके पार्टी में जो दलित सांसद विधायक हैं, उनके दबाव में बीजेपी ने ये स्टैंड लिया कि कोटा विदिन कोटा या क्रीमी लेयर को लेकर जो एडवाइस दिया गया उसको हम नहीं मानते। लेकिन यदि नीतीश कुमार इस चीज को लेके आते हैं तो बीजेपी क्या खुलकर समर्थन करेगी? एलजेपी का क्या स्टैंड होगा? जीतन मांझी का स्टैंड तो बिल्कुल ऑलरेडी क्लियर है। और एलजेपी तो भाग जाएगी, एलजेपी नीतीश कुमार समाज छोड़ के भाग जाएगी। जो नीतीश कुमार चाहते हैं, एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। तो नीतीश कुमार को इस प्रकार की राजनीति सूट करती है। माइनस पासवान सभी को महादलित पे ये कर देंगे। और एक बात देखिए, यदि आप मुझसे भी पूछेंगे व्यक्तिगत, तो कोटा विदिन कोटा होनी चाहिए। आप देखिए, आप ये ऐसी में देखिए, ऐसी में भी कई कास्ट हैं जहां छुआछूत है। आप पासवान समाज का धोबी समाज में शादी होता है क्या? पासवान समाज का वाल्मीकि समाज में शादी होता है क्या? छुआछूत वहां भी है। वहां भी एक वर्ग है जो आज भी उपेक्षित है। तुलनात्मक देखें तो ऋषि जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े हिंदी साहित्य के साहित्यकार रहे, बहुत बड़ा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारे दर्शक कौन नहीं जानता, हिंदी साहित्य जानने वाले लोग। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है एक जगह कि हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जहां हर जाति अपने से नीचे एक जाति ढूंढ लेती है कि उससे नीचे भी कोई जाति है। तो दलित समाज के बीच अगर छुआछूत है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं, तो मेरा ये कहना है कि दलित समाज में भी जो सबसे पिछले पायदान पे है जी, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि SC ST में भी कुछ ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो आज भी पिछले पायदान पे हैं और उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है तुलनात्मक अदर कास्ट, अदर SC कास्ट। तो क्यों ना कोटा विदिन कोटा किया जाए। अब मैं तो क्रीमी लेयर के पक्ष में भी हूँ। अब मान लीजिए, शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। जैसे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को क्रीमी लेयर में क्यों ना रखा जाए? जीतन राम मांझी के परिवार को क्रीमी लेयर में क्यों ना रखा जाए? नीतीश कुमार कुछ नहीं करने वाले हैं, ये पता है कि क्रीमी नहीं, लेयर करने वाले नहीं, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि जजमेंट भी नहीं है। जजमेंट नहीं, ओपिनियन है। लेकिन मेरा मानना है कि इन परिवारों को, मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि नमो नारायण मीना, डॉक्टर केरूलाल मीना, हरीश चंद मीना, हमारे बिहार में पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, जो ये महसर हजारी, इन लोगों को क्यों ना क्रीमी लेयर में रखा जाए? इनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? जी, खैर जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, और जो राजनीति नीतीश कुमार करना चाहते हैं वो अभी से दिखाई देने लगी है। आखिरी सवाल, राजनीति में इतना सब कुछ हो रहा है बिहार में। नीतीश, देखिए सबकी राजनीति आप जानते हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव खूब भौकाल करके तब राजनीति अपनी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया मैनेजमेंट के सहारे राजनीति करती है, और मीडिया मैनेजमेंट की राजनीति तब कामयाब होती है जब जाति वाली फीलिंग थोड़ी कमजोर होती है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति पर्दे के पीछे से सामाजिक समीकरण को अलग तरीके से सेट करके करते हैं। अति पिछड़ा को आगे बढ़ा दो पंचायत में, महादलित को कर दो, और इन सब में महिला वोटर को एक अलग कर दो, वो एक अलग राजनीति करो। तो क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव क्या बिहार में इतने बड़े वोट बैंक, तेजस्वी यादव से ज्यादा बड़ा वोट बैंक किसी के पास नहीं है बिहार में, और तेजस्वी यादव इतने बड़े वोट बैंक के रहते हुए उस तरह से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का मुखर विरोध करते नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो क्या तेजस्वी यादव 2024 या 25 जब भी चुनाव हो विधानसभा के, क्या उस चुनाव में अपनी दावेदारी से पहले ही पीछे हट रहे हैं?
और इससे देखिए प्रशांत किशोर को स्पेस तो नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव को जिस प्रकार से अप्रोच लेना चाहिए था, खासकर जातीय जनगणना के विषय को लेकर, SC/ST कोटा को में जो उनके रहते हुए सरकार ने निर्णय लिया था 65 से 75% उसको लेकर, लेकिन आप तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखिए, विधानसभा का सत्र चलता है, वो पटना में मौजूद नहीं होते हैं। विपक्ष जो है एक बड़ा सा आंदोलन, प्रोटेस्ट मार्च निकालता है, उसमें उनके परिवार से या उनके पार्टी के प्रमुख किसी प्रमुख नेता को आप नहीं देखते हैं। 15 अगस्त के बाद उनको जनता के बीच में जाना था, वहां भी नदारत रहते हैं। पारू, मुजफ्फरपुर के पारू में इतनी बड़ी घटना होती है, ठीक है उनके 2 नेता वहां जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खुद नहीं जाते हैं। और जातीय जनगणना को लेकर मैं अभी भी कहा हूं, आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया है। आज के दैनिक भास्कर में ये फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है कि भारत सरकार सितंबर के लास्ट वीक में जनगणना करा सकती है, इसकी घोषणा कर सकती है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं। तो एक बड़ा मुद्दा है तेजस्वी यादव के पास। अब तेजस्वी यादव क्यों इनएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है, ये समझ से परे है। और यही हालात होंगे तो धीरे धीरे जो स्पेस उनका है, ठीक है MOI का बड़ा चंक उनके पास है, लेकिन MOI में यदि आप कुछ जोड़ने के कैपेसिटी में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वही 22-30 अधिक से अधिक 35 सीटों तक आप सिमट जाइएगा। आप लड़ाई में रहिएगा, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। एम में जो खास करके पसमानदा मुस्लिम है, उसमें भी खासकर महिलाएं, वो जहां भी तीर निशान देखती हैं, वो कमल निशान पर भले नहीं जाती है, जहां तीर निशान देखती है वो ठप्पा लगा देती है, वहां जाकर के बटन दबा देती है। ये मैं यही कह रहा हूँ। और तेजस्वी यादव जिन लोगों से आसपास घिरे हुए हैं आजकल, तेजस्वी यादव, श्याम रजक, देखिए श्याम रजक मैं मानता हूँ ठीक है कोई बड़े बड़े आधार वाले नेता नहीं, लेकिन दलितों के एक नेता तो हैं। और कल उन्होंने जो बयान दिया है कि श्याम रजक पार्टी छोड़ दिए, इस पर क्या असर पड़ेगा? अरे कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ऐसे बयान आपको देने चाहिए? यदि श्याम रजक नाराज थे तो क्या ये उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि बातचीत करते? तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बहुत टैलेंटेड नेता है, मेहनती नेता है, लेकिन इन दिनों एक तरह से निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है? उनके पास मुद्दे एक से एक अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को लेकर जनता में वो क्यों नहीं गए? 15 अगस्त के बाद उनको जाना था। तमाम ऐसी चीजें बता रही है कि जो एक अप्रोच विपक्षी पार्टी, खासकर जो मेन विपक्षी पार्टी है, उनको निभाना चाहिए। उस निभाने में अभी तक जो डेवलपमेंट दिख रहा है उसमें तेजस्वी यादव मुझे नाकाम दिख रहे हैं। जी एक छोटा और सा एक डेवलपमेंट और बताऊं, एक हमारे JDU के नेता और मंत्री ने किताब लिखा है और कुछ पत्रकारों को इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और उन्होंने उस किताब में जो उल्लेख किया है उससे आने वाले दिनों में NDA में बहुत बड़ा झगड़ा लग सकता है। उन्होंने जीतन मांझी को लेकर जो कहा, बीजेपी को लेकर कहा, कुछ बाहुबलियों को लेकर कहा, और एक बिहार के तथाकथित पत्रकार हैं उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो आने वाले दिनों में उस किताब के चक्कर में हो सकता है कि NDA गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर भी कहा, एक ऑपरेशन की बात की उन्होंने उसमें कही है, उस ऑपरेशन के कारण JDU की संख्या घट गई। तो भैया उस ऑपरेशन के जो मेन सूत्रधार थे वो उन्हीं के पार्टी से आपकी पुत्री सांसद है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। देखिए उनका भी हाल आगे, जिनकी बात आप कर रहे हैं, अशोक चौधरी उनका नाम है, देखिए बड़े बड़े पत्रकार इसको एनालिसिस, श्याम रजक वाला होने वाला है। राहुल गांधी बड़े की गुड बुक से बाहर हो चुके हैं, लालू यादव पसंद नहीं करते, देखिए बड़े पत्रकार, माने नहीं जाते, और भारतीय जनता पार्टी में बाहरी लोगों का उनको बहुत इज्जत मिलती नहीं है। तो देखिए बड़े पत्रकार जो समझ रहे हैं, सुनिए एक मिनट सुनिए ना, बड़े पत्रकार समझ रहे हैं कि ये नीतीश कुमार को खुश करने के लिए उन्होंने किताबें लिखी है और इससे उनको फायदा होगा। और मेरा ये मानना है, मेरा ये डिकोडिंग है कि नीतीश कुमार के जो कुछ ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम पड़ाव में है, और वारिस की जो लड़ाई है, उस वारिस की लड़ाई में सबसे आगे जो अशोक चौधरी दिखना चाहते हैं, इसका बड़ा नुकसान अशोक चौधरी को उठाना होगा। नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं, ये किताब नहीं लिखा गया है उनकी राजनीतिक पारी, उनकी राजनीतिक जो विदाई है उसको तय करने की
और राजनीतिक वारिस बनने की जो होड़ है, उसमें अशोक चौधरी अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं। देखिए आने वाले दिनों में होता है। आखिरी सवाल ऋषि जी हम लेना चाहेंगे, छोटा सा सवाल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कल एक धरना प्रदर्शन के दरमियान जब वो यात्रा चल रही थी, पटना में एक पत्रकार के साथ कथित तौर पर, क्या वो वीडियो भी मैंने देखा है, बदसलूकी तो की है जी, मैंने भी देखा जी, बदसलूकी की है। उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष आने वाला है। राहुल गांधी की गुड बुक में वो है नहीं। और बड़ी बात ये है कि उनके बेटे, जिन्हें वो कभी मोतिहारी से तो कभी महाराजगंज से चुनाव लड़ाते रहे हैं, वो एकदम से चुनाव के बाद गायब हो गए हैं उनके बेटे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो उनको लेकर धारणा बन रही है ऊपर, खासकर राहुल गांधी की नजर में, और अब वो अपना फ्रस्ट्रेशन पत्रकारों पर निकाल रहे हैं क्या? ये तो बहुत गलत बात है कि सबसे आप बड़ा, पत्रकार के साथ बदसलूकी करें। अब आप पटना के पत्रकारों से इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा, क्या उस कल जो पद यात्रा हुई है, कल जो प्रोटेस्ट मार्च हुए, उसमें आकाश सिंह थे क्या? उस फुटेज में देखिएगा, या जो तमाम जो यात्री जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ उसमें आकाश सिंह मेरे हिसाब से नहीं थे। कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो। लेकिन जिस युवा पत्रकार अभिषेक मिश्रा के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, आपको बाइट नहीं देना है, आप सम्मानपूर्वक इनकार कर सकते हैं, बाइट देना न देना ये आपका अधिकार है। लेकिन पत्रकारों से इस प्रकार के बदतमीजी करेंगे, और अखिलेश प्रसाद सिंह का जो रवैया रहा है, इस रवैया से सिर्फ पत्रकार ही नहीं, उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इस बात से नाराज रहते हैं कि उनका जो बात करने का तरीका है, लग रहा है जैसे तुरंत वो अपना आपा खो बैठते हैं। अरे भाई, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कितने बार सांसद विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, और आपसे कोई पत्रकार गुफ्तगू करना चाहता है, आपका पक्ष जानना चाहता है, और आप पत्रकार के माइक को इस प्रकार से लपकना चाहते हैं कि माइक लेके जैसे उनको माइक को फेंक देंगे, बदतमीजी करेंगे पत्रकारों से। तो मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा, पार्टी के पदाधिकारियों से, बड़े पदाधिकारियों से कहूंगा कि इस पे संज्ञान ले। यदि इस प्रकार का रवैया रहेगा तो कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई बिहार में नहीं बचेगा। तो आपके पार्टी में एक से एक अच्छे नेता है, मदन मोहन झा है, आप कुछ भी पूछ लीजिए, कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगे। आप प्रेमचंद मिश्रा को ले लीजिए, या जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, क्या नाम है, समीर सिंह, क्या नाम है उनका, उनको ले लीजिए। उनसे अभिषेक मिश्रा ने सवाल किया, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया, लेकिन बदतमीजी उन्होंने नहीं की। लेकिन हर बात पे आप आपा खो देना, जैसे आप कोई गली के गुंडे हो, किसी गली के गुंडे यदि नेता बन जाएंगे और उनसे यदि आप कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछ देंगे, तो हो सकता है आप पे वो थप्पड़ चला दे। तो इस पर आप सम्मानित नेता है अखिलेश प्रसाद सिंह जी, और इस प्रकार से यदि आपका रवैया एक पत्रकारों के लिए होगा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए होगा, ऋषि जी, इससे बड़ी खेत की बात क्या हो सकती है? ऋषि जी, नरेंद्र मोदी भी जब पत्रकारों से नाराज होते हैं, इंटरव्यू छोड़ते हैं, तो यही कहते हैं दोस्ती बनी रहे। एक बार नहीं, विजय चौधरी से, एक बार विजय त्रिवेदी जी से, सुनिए, एक बार विजय त्रिवेदी से नरेंद्र मोदी नाराज हो गए, मुख्यमंत्री थे, आसमान में नहीं छोड़ा था, हेलीकॉप्टर जमीन पर उतार के तब उनको उतारा था, पूरे इज्जत के साथ। विजय त्रिवेदी जी हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। इस बार चुनाव में भी, इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग सहकर्मी थे एबीपी न्यूज में, एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में त्रिवेदी जी भी थे, बड़े पत्रकार हैं। लेकिन मेरा राहुल गांधी से मेरा सवाल है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा रवैया रहेगा तो आपके पार्टी को पूछने वाला कोई मिलेगा नहीं। और अभिषेक मिश्रा जैसे पत्रकार समावेशी पत्रकार हैं, वो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है। अभिषेक मिश्रा जैसा तीखे सवाल अखिलेश प्रसाद सिंह से करते हैं, वैसे ही तीखे सवाल तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार से भी अभिषेक मिश्रा करते हैं। और ऐसे समावेशी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों के साथ इस प्रकार का रवैया रहेगा तो भगवान ही बचाए आपके पार्टी को। चलिए, भगवान बचाए पार्टी को। ये स्थिति तो पिछले 30 सालों से बनी हुई है, 34 साल से, कि बिहार में कांग्रेस कहाँ है,
डायनासोर का अवशेष अगर ढंग से खुदाई हो तो कहीं कहीं मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी बिहार में किधर है? ऐसे ही प्रदेश अध्यक्षों की वजह से दुर्दशा हुई है कांग्रेस पार्टी की, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ तो राष्ट्रीय नेतृत्व की कमजोरियां हैं और ज्यादातर कमजोरियां प्रदेश नेतृत्व की है, अध्यक्ष और प्रभारी जैसे लोगों की है। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में जो चल रहा है वहां भाजपा भी डाउन जा रही है। नीतीश कुमार तो पिछले 1 दशक से डाउन है, राष्ट्रीय जनता दल तो पिछले 2 दशक से डाउन है, उठने के चांसेस नहीं दिख रहे, और कांग्रेस पार्टी तो 3 दशक से ज्यादा से डाउन है। तो जब सब डाउन है, प्रशांत किशोर के आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, चिराग पासवान आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके साथ अलग खेल चल रहा है, तो जब सारी हारने वाली टीमों के बीच ही मुकाबला होता है तब भी कोई ना कोई तो उसमें से चैंपियन बनता ही है। 2 टीमें जीतने के लिए खेले तो टफ मुकाबला होगा, 2 टीमें हारने के लिए खेले तब और ज्यादा टफ मुकाबला होगा कि कौन हारती है कौन जीतती है। और बिहार में जब सबकी स्थिति डावाडोल है तो यथा स्थितिवाद की स्थिति ही उसमें बेहतर दिखती है। जैसे बेहतर क्या दिखती है? अवश्यम भावी दिखती है, क्योंकि गांव घर में ऋषि जी आप देखते होंगे जब लोगों के बीच बंटवारा होता है घरों में, तो जब तक बंटवारे पे सहमति नहीं बनती है तब तक लोग कहते हैं अच्छा अभी इस मामले को छोड़ दिया जाए, अभी इस मामले को छोड़ दिया जाए, यथा स्थितिवाद। यही स्थिति नीतीश कुमार बिहार में बना करके रखे हुए हैं कि बिहार में ठीक है नीतीश कुमार अलोकप्रिय है, लेकिन क्या तेजस्वी को वोट दे दोगे? ठीक है नीतीश कुमार की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं है, तो क्या भाजपा में जाके वोट दे आओगे? कांग्रेस पार्टी खड़ी होने लायक नहीं है, प्रशांत किशोर में दम नहीं है और चिराग पासवान को स्टेपनी बनकर ही राजनीति करनी है। तो इस परिस्थिति में जब तक विकल्प नहीं मिलता तब तक नीतीश कुमार को रहने दो। क्या बिहार की जनता इसी पर चल रही है? और वाकई यदि इसी पर चल रही है तो याद रखिए विकल्पहीनता की स्थिति पैदा करना नेता के लिए जितना बड़ा, नेताओं की कमी, उनके स्किल पर जितना बड़ा सवाल है, उससे ज्यादा बड़ा सवाल जनमानस और जनता के ऊपर है कि क्या वाकई जनता ने लोकतंत्र के भीतर अपना अक्स देखना छोड़ दिया है और इसी वजह से कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी के साथ पत्रकार से बदसलूकी करता है तो कहीं कुछ और होता है और कहीं मुजफ्फरपुर के लालू छपरा गांव में बंगाल जैसी घटना होती है। और इन सब के बीच सियासत अपनी राह से, सत्ता अपनी राह से, चुनाव कोई जीते चुनाव कोई हारे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, जनता भी इसमें खुश, नेता भी उसमें खुश। तो उस स्थिति को जनता कितने दिनों तक बनाए रखेगी देखना है। ऋषि मिश्रा जी ने तो तमाम बातें खोलकर कह दी है, बचा क्या है कहने के लिए? जो बचा कुचा था वो इंट्रो में और क्लोजिंग रिमार्क में मैंने भी कह दिया अपनी तरफ से। आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करते रहेंगे। ऋषि जी आपने इतनी खुलकर बातें कही, बहुत कम पत्रकार आज के जमाने में इतना खुलकर साफ गोई के साथ विश्लेषण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।